तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं और प्रतियोगियों का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सत्र में। तो रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 4 के अंतर्गत हम लोगों ने अभ्यास 5 के अंतर्गत जो सब हेडिंग आ रही थी, हेडिंग 2 के अंतर्गत ख और ग, उनका अध्ययन कर लिया है। ग हेडिंग के अंतर्गत एक वाक्य अंत में बच रहा था, 20 नंबर का वाक्य है। इसको कर लेते हैं इस फाइल में। यद्यपि इसके जो इस हेडिंग के अंतर्गत जो 3 वाक्य आ रहे हैं वो पहली फाइल में दिए जा चुके हैं, यही बच रहा था, तो इसको इस लास्ट वाली फाइल में पढ़ लेते हैं। ग वाले शीर्षक के अंतर्गत जो सारे वाक्य आ रहे हैं बहुवचन में आ रहे हैं, इनका बहुवचन में अनुवाद करके हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। इस हेडिंग के अंतर्गत अभ्यास 5 के अंतर्गत इनको एक वचन में करके लिखना है। तो तुम सबको एक वचन में करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में करेंगे तो बनेगा ये त्वम। त्वम अब कथा ही कहते हो। त्वम, तो कथा इस वाक्य में कथा कर्म बन रहा है, तो कथा कर्म कर्म बन रहा है तो इसका शब्द रूप चलाएंगे तो रमा, जैसे रमा का द्वितीय एक वचन में रूप बनता है वही रूप यहाँ पे बनेगा। त्वम कथाम, इस प्रकार वाक्य बनेगा ये। त्वम कथाम, यह मकार आएगा, मकार में ये इस अव्यय एव को जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो बनेगा कथामेव। त्वम कथामेव। अब कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है तो इसके साथ जो क्रिया कथ धातु आएगी उसका जो धातु रूप आएगा वह भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही आएगा। कथयसि, त्वम कथामेव कथयसि, ये हो गया अनुवाद इसका, इस पूरे वाक्य का। यहाँ से यहाँ तक हो गया ट्रांसलेट। अब परंतु को वैसे ही रख देंगे, परंतु यहाँ ते है तो ये दकारांश सर्वनाम है और प्रथमा बहुवचन में है, तो इसको एक वचन में करेंगे तो बनेगा स। त्वम कथाम एव कथयसि, परंतु स। अब यहाँ पे सोचते सोचते वे सोचते भी हैं, तो इसको एक वचन में करेंगे तो वो बनेगा वह सोचता भी है। सोचता भी है, इसको संस्कृत में बनाएंगे तो अपि बनेगा। अपि यह अव्यय आ रहा है, तो जब इस क्रिया के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो बनेगा स। चिंत धातु कोश में आ रही है, यहाँ पे चिंत, चिंत का अभिप्राय है चिंतन करना, तो कहेंगे चिंतयत्यपि। त्वम कथामेव कथयसि परंतु स चिंतयत्यपि, ये हो गया अनुवाद। अब इसके पश्चात घ नंबर की हेडिंग आ रही है। इस हेडिंग में अस और क्री धातु आ रही हैं। अस और क्री धातु के लट लकार में तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में धातु रूप चला के यहाँ लिखने हैं। तो इस पुस्तक में पहले ही व्याकरण में दिया गया है, क्री धातु और अस धातु के धातु रूप दिए गए हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं। फिर भी लिख कर अभ्यास कर लेते हैं। तो पहले अस धातु का करेंगे, लकार सबका लट ही है, तो कहेंगे अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, फिर स्वः स्मः। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अब क्री धातु को चलाएंगे तो बनेगा करोषि
क्री धातु का करेंगे तो बनेगा करोति, करोति कुरुतः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि, कुर्वः कुर्मः। इस प्रकार ये धातु रूप बनेगा। अब सब हेडिंग आ रही है अंग। इस हेडिंग के अंतर्गत आ रहा है प्रत्याहार बनाओ। प्रत्याहार इतने दिए गए हैं, इनको बना बना कर अभ्यास करना है। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखें, और जब भी वीडियोज़ देखें उदयाचलम संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे, जब भी ये पुस्तक संबंधी वीडियोज़ देखें तो सदैव हाथ में पेन रखें और एक अच्छी सी कॉपी रखें मोटी सी, ताकि सारी चीज़ें जो यहाँ पे कर करके आप लोगों को सिखाई जा रही हैं उनको नोट कर सकें। इससे मेहनत तो लगेगी, किंतु मेहनत करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। इस मेहनत से आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी, आप संस्कृत अच्छा बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और संस्कृत अच्छा पढ़ भी पाएंगे। रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास ऐसे ही करते जाइए, और वोकैब्युलरी या फिर शब्दकोश के लिए जो वीडियो शॉर्ट्स के वीडियोज डाले जा रहे हैं उनको देखिए, उनको देख देख के उनका भी एक नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि शब्दकोश की एक अलग ही पुस्तक प्रकाशित करवा दें। उदयाचलम संस्थान इसी नाम से पुस्तक प्रकाशित पब्लिश होगी, तो इसी नाम से होगी। तो शब्दकोश वाली जो पुस्तक है उसको पब्लिश करवाना ही है हमें। संभाषण की दृष्टि से आप लोगों को वोकैब्युलरी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, आप वही किताब, एक ही किताब के अंतर्गत सब चीज़ें मिल जाएं जो संभाषण के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। तो उनको किताब देख के पढ़ सकें और उसको तैयार कर सकें। बाकी रचनानुवाद कौमुदी के अनुसार यदि आप ऐसे ही अभ्यास करेंगे और प्रत्येक अभ्यास में मेहनत करेंगे, कर करके उनको सीखेंगे, तो निश्चित है कि इसके सारे चैप्टर करते करते आप लोग संस्कृत में अच्छे हो जाएंगे, अर्थात ठीक ठाक संस्कृत आपको आने लगेगी। आप संस्कृत पढ़ भी पाएंगे, अच्छे से बोल भी पाएंगे और संस्कृत लिख भी पाएंगे। संस्कृत का अनुवाद भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, किंतु मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है, तो मेहनत करिए, पूरा वीडियोज़ देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें। कुछ समस्या हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हों, वैसे समझने लायक ही हम पढ़ा रहे हैं, सब यहाँ पे कर करके पढ़ा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि जो समझ में नहीं आए। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके अवश्य पूछा करें। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें निरंतर। तो इस सब हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों को प्रत्याहार का अभ्यास करना है। प्रत्याहार कितने आ रहे हैं? अक, अच, अट, एंग, एच, ऐच, यड़, हश, झश, झल, जश, छव, चर और शर। इन प्रत्याहारों को बनाकर देखना है, यहाँ बना बना के दिखा देंगे। तो जब भी आप लोग परीक्षा वरीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए तो उनको ताकि कर जाएं। तो जब भी प्रत्याहार बनाने के लिए कोई भी प्रश्न आया करता है तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को? फट से 14 माहेश्वर सूत्र बुकलेट, परीक्षा हाल में बैठे हैं और प्रश्न आया है ऐसा, तो आपको फट से बुकलेट के अंत में जाइए। बुकलेट के अंत में रफ शीट दी रहती है। बुकलेट में जो लास्ट वाला पेज रहता है वो रफ के लिए ही हुआ करता है। तो उस पेज में जाके पेंसिल से इन 14 माहेश्वर सूत्रों को लिख लेना चाहिए। उसके पश्चात जो प्रत्याहार आ रहे हैं उनको बना के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ रहे हैं। तो जैसे अक प्रत्याहार है तो अक प्रत्याहार को इधर लिखा, आएंगे 14 माहेश्वर सूत्र जो हमने लिखे हैं इस पे आएंगे। तो यहाँ पे अ है तो स्पष्ट है कि अकार यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस अकार को लेंगे। इसके पश्चात देखेंगे कि क कहाँ आ रहा है, तो ये क आ रहा है, तो इस अकार को लेंगे, इस ककार को लेंगे। ये जो बीच वाला इत संज्ञक ड़कार आ रहा है इसको गायब कर देंगे। इसकी अदर्शनम लोपः से, अदर्शनम लोपः से पहले इसकी लोप संज्ञा होगी, तस्य लोपः से फिर इसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा मतलब ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा किंतु इसका विनाश नहीं होगा। जहाँ फिर आवश्यकता होगी ये फट से आ जाएगा, तो बस इसका लोप किया जाता है। तो इसको गायब करके बीच के सारे वर्णों को लिख लेंगे। तो इसीलिए आदिरंत्यन संहिता एक सूत्र आया करता है जो
प्रत्याहार संज्ञा करता है, प्रत्याहार नाम देता है। तो वो कहता है कि अंत्य इस संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक, ये जो अंत्य है इसको इत संज्ञक कहते हैं, इसको इत संज्ञक कहेंगे। जिनमें हलंत लगा है, जिनके नीचे हलंत लगा है, इनको इत संज्ञक कहेंगे, इनको अनुबंध भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, आदि वर्ण ये हो गया, मध्य वर्ण ये दोनों हो गए, ये दोनों मध्य वर्ण हो गए। तो आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये अकार जो है ये अपना भी बोध कराएगा, इसके बीच में जो ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ह्रस्व ऋकार, ह्रस्व ऋकार आ रहा है इनका भी बोध कराएगा, और इस इत संज्ञक ककार का भी बोध कराएगा। तो इस प्रकार अक के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? अ आएगा, ह्रस्व आकार आएगा, ह्रस्व इकार आएगा, ह्रस्व उकार आएगा, ह्रस्व ऋकार आएगा और ह्रस्व ऋकार आएगा। इतने वर्ण आए, ये हो गया, ये बन गया प्रत्याहार, अक प्रत्याहार बन गया। तो अ ई उ री ऋ सारे जो ह्रस्व वर्ण हैं वो सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इसके पश्चात अच है। तो अच में देखिए, यहाँ से अच को यहाँ से अकार को लिया, फिर चकार कहाँ आ रहा है? तो चकार यहाँ आ रहा है। तो इस अकार को ले लेंगे, इस चकार को ले लेंगे, बीच में जो इत संज्ञक ये हड़कार और ककार अंगाकार आ रहा है, इनको इनकी अदर्शनम लोपा से इनकी लोप संज्ञा कर देंगे। तस्य लोपा से पहले इनकी लोप संज्ञा होगी, तो फिर तस्य लोपा से इनको लोप कर दिया जाएगा। तो फिर ये सारे वर्ण जो बीच में बच रहे हैं उनको यहाँ लिख लिया जाएगा। तो अ ई उ री ऋ ए ओ ऐ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप संख्या भी लिखते जाइए। ये बन गया अच प्रत्याहार। अब इसके पश्चात क्या आ रहा है? एंग, अट प्रत्याहार आ रहा है। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो इस आकार को यहाँ से लिया, फिर देखेंगे कि इत संज्ञक जो टकार है वह माहेश्वर सूत्र में कहाँ आ रहा है। ये आ रहा है, इस संज्ञक ये टकार यहाँ आ रहा है। तो इस आकार को ले लेंगे और इस टकार को ले लेंगे, और बीच में जो इत संज्ञक ये णकार आ रहा है, ये ककार आ रहा है, ये अंगकार आ रहा है, ये चकार आ रहा है, इनकी अदर्शनल लोपा से लोप संज्ञा कर देंगे, तस्य लोपा से इनको हटा देंगे, लोप कर देंगे इनका। और बाकी सबको ये इत संज्ञक जो अंत वाला टकार इत संज्ञक है इसको रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, तभी ये पूरी सीमा का बोध कराएगा। तो इस प्रकार सारे वर्णों को लिख लेंगे। अ ई उ री, उन्हीं को देख देख के लिखना है हम लोगों को, इसीलिए माहेश्वर सूत्र सामने लिख के रखा जाता है। सामने लिख के रखा जाता है तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होता, फटाफटा जल्दी जल्दी, क्योंकि परीक्षा हाल में हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होता है। यदि आपको कंठस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंठस्थ है तो भी अच्छी बात है, सामने लिख के रखते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी देख के आप कर जाते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है परीक्षा हाल में, तय समय में ही सारे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, इसलिए जल्दी के लिए किया जाता है कि इसको लिख लिया और लिख के फटाक से उसको देख देख के प्रत्याहार बना दिया। तो अ ई उ री ए ओ ऐ औ ह य व र। अब यहाँ जब वर्ण का विस्तार करके वर्णों का को लिखेंगे तो जो अंतिम वाला इत संज्ञक है उसको यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका क्या अभिप्राय निकला? इसमें सारे स्वर आ रहे हैं और ह या व र आ रहे हैं, लकार को छोड़ा जा रहा है, लकार नहीं आ रहा है इसमें। अब इंग प्रत्याहार है। इंग प्रत्याहार देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये है एंग, इधर के एकार को ले लिया, इधर के अंगकार को ले लिया, तो ये बन गया एंग। एंग के अंतर्गत सिर्फ ए और ओ दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। अब इसके पश्चात एच प्रत्याहार है। तो एच इधर के एकार को लिया, इधर के चकार को लिया, इस अंगाकार को, इस अंत्य संज्ञक अंगाकार को गायब कर दिया। तो इसमें आएगा ए ओ ऐ औ। जो मिश्रित वर्ण है, संस्कृत
स्वर के संस्कृत स्वरों के जो मिश्रित स्वर हैं वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। इनको संध्याक्षर भी कहा जाता है। तो अब एच एच प्रत्याहार में, तो एच के लिए क्या करेंगे, इस आई को ले लेंगे, इस अंत एच संज्ञक चकार को ले लेंगे। तो इसमें केवल एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए और औ आएगा। तो इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, इसमें 2 वर्ण आ रहे हैं। ऐसे ही वर्णों की संख्या भी लिखते जाइए, याद करने में आसानी रहती है इससे। एच प्रत्याहार हो गया, यण प्रत्याहार आ रहा है, यण। तो यण कहाँ से है, यण प्रत्याहार है तो यहाँ पे इस हकार को छोड़ देंगे, इस यकार को लेंगे और इस णकार को लेंगे। तो इसमें आएगा, य आएगा, व आएगा, र आएगा और ल आएगा। इस प्रकार कुल मिला के तो इसमें अंतस्थ वर्ण, जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं या फिर अर्धस्वर होते हैं वो सारे आ गए। यण हो गया। अब हश प्रत्याहार आ रहा है। तो हश प्रत्याहार के लिए इस हकार को यहाँ से उठाएंगे और शकार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये हकार यहाँ से आएगा और ये शकार यहाँ से संज्ञक आएगा। इनके बीच में जितने वर्ण आ रहे हैं, बाकी यहाँ ये जो इस संज्ञक टकार है, इस संज्ञक डकार है, इस संज्ञक मकार है, इस संज्ञक इंज्ञकार है, इस संज्ञक मूर्धन्य शकार है, इनकी आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा कर दी जाएगी पहले, फिर तस्य लोपा से लोप कर दिया जाएगा। तो इसमें आएंगे ह, य, व, र, ल, फिर अंग, इय, म, ग, र, न, फिर झ, भ, घ, ढ, ध, फिर ज, ब, ग, ड, द। ये हो गए। तो कुल कितने वर्ण आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 20 वर्ण आ रहे हैं। और कौन कौन से आ रहे हैं, तो ह या व र ल को छोड़कर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ रहे हैं और ह या व र ल आ रहे हैं। तो 3 × 5 = 15, 15 वो हो गए। 15 कौन हो गए, जो स्पर्श जो वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो वर्गों के 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों से 3 3 वर्ण आ रहे हैं। तो पंक्तियाँ 15 वो हो गए और ये 5 हो गए, कुल मिला के 20। हश हो गया। अब झश, झश प्रत्याहार देखें कहाँ से आ रहा है, झश। तो इस झकार को यहाँ से लेंगे, इस झकार को लेंगे और इस शकार को। तो इस प्रकार है। अभी बीच में जो इत संज्ञक इयकार आ रहा है और इत संज्ञक जो मूर्धन्य शकार आ रहा है, इनकी आदर्शनम लोपा से पहले लोप संज्ञा हो जाएगी, फिर तस्य लोपा से इनका लोप हो जाएगा। तो बचेगा झ, भ, घ, ढ, ध, झ, भ, घ, ढ, ध, फिर ज, ब, ग, ड, द। तो इसमें कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ण आ रहे हैं। 10 वर्ण आ रहे हैं और वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आ रहे हैं। तो 2 पंचे 10। झश हो गया। अब झल, झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार भी इस झकार को यहाँ से लेंगे और इस लकार को यहाँ से लेंगे। बीच में जितने भी इत संज्ञक हैं, इनकी आदर्शन लोपा से पहले लोप संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच के जितने वर्ण आ रहे हैं उन सबको रखेंगे। झल, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, फिर ख, फ,
छ, ठ, थ, च, ट, त। फिर क, प, क, प, तीनों सकार, श, श, श और ह। इस प्रकार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 वर्ण आ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं? वर्गों के पहले पहले दूसरे तीसरे चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो 4 पंचे 20 यही हो गए। और ये तीनों शकार और हकार, इस प्रकार कुल मिला के 24 हो गए। झल झल प्रत्याहार ये काफ़ी लोकप्रिय, जब हम लोग संधि प्रकरण पढ़ते हैं तो ये बार बार आते हैं, सारे प्रत्याहार बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही लिख के इनकी जितनी काउंटिंग आ रही है उनकी काउंटिंग को भी लास्ट में रखना चाहिए, और वर्ग जो आ रहे हैं वर्गों को भी कैटेगराइज करके रखना चाहिए। इससे बहुत ही सुविधा होती है, संधि प्रकरण पढ़ने में बहुत सुविधा हुआ करती है। तो कैटेगराइज कैसे करते हैं? तो ऐसे बना लेते हैं कि वर्ग, ऐसे कर दिया, वर्गों के यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 2 3 4। तो इसका अभिप्राय है कि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण आएंगे, और फिर ये जो आ रहे हैं, ये 4 जो आ रहे हैं इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जल्दी से याद हो जाते हैं। याद करने की सुविधा के लिए ऐसे ही प्रत्याहारों को लिखा जाता है। तो जितने भी संधि प्रकरण में बार बार प्रत्याहार आया करते हैं उनकी सारी ऐसे सूची बना लेनी चाहिए हम लोगों को। संधि प्रकरण में, पूरे संधि प्रकरण में जितने प्रत्याहार बार बार रिपीट हो रहे हैं उन सारे प्रत्याहार को एक सूची, एक लिस्ट सादे पेज में लिख लेना चाहिए, और उनमें कितने वर्ण आ रहे हैं उनको भी लिख लेना चाहिए। उनकी काउंटिंग भी ऐसे लास्ट में रख देनी चाहिए, और वर्ग ये बाकी जो याद करने की सुविधा की दृष्टि से ऐसे ही कैटेगराइज कर देना चाहिए कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो ये बेहद ही जल्दी से याद हो जाता है। इसके पश्चात ये झल हो गया। अब जश, जश प्रत्याहार। तो जश प्रत्याहार है, तो जश प्रत्याहार को यहीं बना देते हैं। तो इस जकार को ले लेंगे, इस शकार को ले लेंगे, बन जाएगा जश। तो इसमें ज ब ग ड द, इसका क्या अभिप्राय है कि वर्गों के जो 5 वर्ग हैं, कुचु टुतु पु, या फिर क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, वर्गों के तीसरे वर्ण आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और इसमें इनकी संख्या कितनी है? 5। तो ये हो गया जश। अब छव, छव, छव प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? तो यहाँ पे इस छकार को लेंगे, यहाँ छ आ रहा है, यहाँ वकार आ रहा है, तो इसको लेंगे। तो इस छकार को लिख दिया, फिर ठ लिख दिया, फिर थ लिख दिया, फिर च ट त। इसमें एक वर्ग छूट रहा है, क वर्ग, क वर्ग छूट रहा है। तो क वर्ग को छोड़ के बाकी च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आ रहे हैं। तो कुल मिला के 6 वर्ण आ रहे हैं। वर्ग जो है उसमें च ट त, इन तीनों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आ रहे हैं। च छ आ रहा है, च और छ आ रहा है, ट और ठ आ रहा है, ये ट वर्ग का हो गया, और रहा त तथा थ आ रहा है। तो च ट त, इन 3 वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आ रहे हैं, कुल मिला के 6 वर्ण आ रहे हैं। 6 हो गया। अब चर, चर प्रत्याहार कहाँ है? तो यहाँ से चकार को यहाँ से उठाएंगे, ये चकार हो गया, और इस रकार को मिला देंगे ले आके। तो इसमें आएगा च ट त क प, फिर श श स, तीनों सकार आ रहे हैं, क च ट त प। तो इसका अभिप्राय है कि जो 5 वर्ग हैं क च ट त प, वर्गों के पहले वर्ण आ रहे हैं, तो ये 5 हो गए, और तीनों सकार आ रहे हैं, तो 5 3 8, इसमें 8 वर्ण आ रहे हैं।
ये चर हो गया। अब शर, शर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार में इस शकार को लिया, इस रकार को लिया, बन गया शर। तो शर प्रत्याहार में तीनों सकार जो संस्कृत वर्णमाला में तीन सकार है, वो तीनों शकार इस प्रत्याहार में आ जाते हैं। शर, श, श और स। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये हो गया प्रत्याहार। ऐसे ही प्रत्याहार बनाया जाता है, परीक्षा में आएगा तो ऐसे ही बनाना है। फटाक से 14 माहेश्वर सूत्र लिखिए बुकलेट के पीछे जाके, और उसी को देख देख के फट से सारे प्रत्याहार बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात हैं हेडिंग 6 और 7 को एक साथ ही पढ़ेंगे। अब हेडिंग नंबर 6 में आ रहा है वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाओ में संस्कृत गणना दी जा रही है और क्रिया भी दी जा रही है, अस धातु भी आ रही है। अस धातु तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में आ रही है। तो इन्हीं सब को लेकर वाक्य बनाने हैं। तो त्रयः है तो कहेंगे त्रयः बालकाः सन्ति। ये हो गया। 3 संख्या को लेकर वाक्य बनाना था, तो इस प्रकार त्रयः बालकाः 3 बच्चे हैं। अस धातु को ले लिया और 3 संख्या को ले लिया, तो इस प्रकार वाक्य बन गया। बालकाः क्या है? अन्य पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में रख दिया। अस धातु का अन्य पुरुष बहुवचन में ये रूप चलेगा। चत्वारः तो कहेंगे चत्वारः मनुष्याः, यहाँ भी अस धातु रख देंगे। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अस धातु को रख देंगे। चत्वारः मनुष्य, बहुत से मनुष्य हैं। अब 10 छात्राः सन्ति, 10 बच्चे हैं। तो संख्या को भी ले लिया और अस धातु को भी ले लिया, मिल के बना वाक्य छात्र 10 छात्राः सन्ति। तो 10 छात्राः क्या है? अन्य पुरुष बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन की भी है। यहाँ भी अन्य पुरुष बहुवचन में करता है, यहाँ भी अन्य पुरुष बहुवचन में करता है। तो अस्ति तो कहेंगे सः मनुष्यः अस्ति, वह मनुष्य है। अब सन्ति ते छात्राः सन्ति, सन्ति अस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग करना था, तो ते छात्राः कर दिए, तो वे सभी स्टूडेंट हैं या छात्र हैं। इस प्रकार वाक्य बनेगा। ते छात्राः ये अन्य पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही। अन्य पुरुष बहुवचन की क्रिया है, यहाँ भी अन्य पुरुष एकवचन की क्रिया है। अब यहाँ पे अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ वाक्य बनाएंगे, इस धातु को लेकर वाक्य बनाएंगे, तो जो करता आएगा वो उत्तम पुरुष एक वचन में ही होगा। यहाँ पे कैसे पता चला कि कर्ता किस पुरुष और वचन में रहेगा? तो क्रिया को देखकर। यहाँ पे क्रिया क्या है? अन्य पुरुष एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वो अन्य पुरुष एक वचन में आएगा। यहाँ क्रिया जो थी अन्य पुरुष बहुवचन में थी, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वो भी अन्य पुरुष बहुवचन में होगा। यहाँ पे क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में आ रही है, तो इसके साथ जो कर्ता आएगा वो उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो कहेंगे अहम रामः अस्मि, मैं राम हूँ। अब ये क्या है? ये अस धातु है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है, तो कहेंगे वयम। स्पष्ट है कि जब क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो इसके साथ जो कर्ता आएगा वो उत्तम पुरुष बहुवचन में ही आएगा। वयम छात्राः स्मः, हम सभी छात्र हैं। अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, स्मः बहुवचन में आ रहा है। अस्मि स्वः स्मः, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है। करोति, करोति ये क्या है? क्रि धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इस क्रिया के साथ जो कर्ता आएगा वो अन्य पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो कहेंगे सः किम करोति, वह क्या करता है। अब करोमि, करोमि क्या है? क्रि धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वो उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो कहेंगे अहम गृह कार्यम
करोमी, मैं होमवर्क करता हूँ। पूरा हो गया। ऐसे ही वाक्य बनाएंगे। अब रिक्त स्थान भरो, तो रिक्त स्थान भरना है और जो धातुएं आ रही हैं वो लट लकार में ही आएंगे। लट लकार में धातुएं आनी है, कौन सी धातु आएगी यह ब्रैकेट में संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पे अस धातु आ रही है, यहाँ भी अस धातु आ रही है, यहाँ कृ धातु आ रही है। 3 स्थलों पे अस धातु आ रही है, अस धातु का संकेत किया जा रहा है, और 4 स्थलों पे 4 वाक्यों में कृ धातु का संकेत किया जा रहा है। तो धातुओं का मात्र संकेत किया जा रहा है। अब कर्ता जिस पुरुष और वचन में है उसी के अनुसार इन क्रियाओं का पुरुष और वचन बनाकर ले आना है हम लोगों को। तो अहम अत्र, अहम क्या है, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो अस धातु आएगी वो उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगी। लकार सबका लट ही रहेगा, वर्तमान काल ही रहेगा। तो अहम अत्र, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ पर हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन में अस धातु का धातु रूप ये चलेगा, ये बनेगा। अस्मि स्वः स्मः, इस प्रकार धातु रूप चलेगा। ते तत्र, अब यहाँ पे अस धातु है, तो ते क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन का करता है, तो स्पष्ट है कि अस धातु का जो धातु रूप बनेगा वो अन्य पुरुष बहुवचन में ही बनेगा। तो ते तत्र, ते तत्र सन्ति, अस्तिस्तः सन्ति, अस धातु का धातु रूप अन्य पुरुष में अस्तिस्तः सन्ति बनेगा। अब यूयम इह अस, अब यहाँ पे कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो जो अस धातु है वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। यहाँ यूयम इह स्थ, इसका अभिप्राय क्या है कि तुम सब यहाँ हो। स्थ, असि स्थः स्थ, स्थ, यहाँ विसर्ग नहीं आ रहा है, स्थ के साथ विसर्ग नहीं आ रहा है। विसर्ग नहीं आ रहा है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन में हो गई, अस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में हो गई। तो तुम सब यहाँ हो, अहम अत्र, मैं यहाँ हूँ, वे सब वहाँ हैं, और तुम सब यहाँ हो। अब कृ धातु आ रही, तो कृ धातु यहाँ पे जो कर्ता आ रहा है वो अन्य पुरुष बहुवचन में है, तो ते किम, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी, कृ धातु आएगी, वो अन्य पुरुष बहुवचन में ही आनी है उसको। तो कहेंगे ते किम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इसका धातु रूप बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ते किम कुर्वन्ति, कर्ता बहुवचन में है, अन्य पुरुष में है, तो क्रिया भी बहुवचन में अन्य पुरुष में ये बनेगी। अहम भोजनम क्रि, तो कर्ता क्या है यहाँ पे, उत्तम पुरुष में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी जो क्रि धातु आएगी वो उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी। अहम भोजनम, भोजनम इस वाक्य में कर्म बनेगा। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ या भोजन कर रहा हूँ, ये हो गया। त्वम तत्र किम, अब यहाँ पे कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो कृ धातु को भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही बनाकर ले आना है। तो कहेंगे त्वम तत्र किम करोषि। अब यूयम किम, यूयम किम, सातवां वाक्य, यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो जो कृ धातु आएगी वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। तो यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो, तुम वहाँ क्या करते हो, ये हो गया। इस प्रकार चौथा अभ्यास, और कुछ बचा है, हो गया सारा। तो इस प्रकार रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 4 समाप्त होता है। अब इसके पश्चात हम लोग अभ्यास 5 का अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।